प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 8 चल रहा है लागत की अवधारणा। गत क्लासेज में हमने विभिन्न प्रकार की लागतों का अध्ययन किया, जिसमें हमने टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एबीसी, एसी और एमसी इत्यादि का अध्ययन किया। चूंकि हमने स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का अध्ययन किया, अर्थात ये समय की किस अवधि से संबंधित थी? अल्पकाल से। दूसरी समय की अवधि हमने पढ़ी थी दीर्घकाल। दीर्घकाल से क्या तात्पर्य था? समय की वह अवधि जिसमें उत्पादन के समस्त साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यदि हम दीर्घकाल की समय अवधि से संबंधित लागतों का अध्ययन करें तो वो कैसी लागतें होंगी? दीर्घकालीन लागतें। हमने अब तक जिन लागतों का अध्ययन किया, चूंकि हमने उनको विभाजित करते हुए अध्ययन किया है स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के रूप में, तो स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों का विभाजन समय की किस अवधि से संबंधित होता है? अल्पकाल से। अब यदि हम दीर्घकाल से संबंधित लागतों का अध्ययन करें तो चूंकि समस्त प्रकार के साधन परिवर्तनशील होते हैं, दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, इसलिए वहां पर लागतों का विभाजन भी नहीं होता। तो दीर्घकाल से संबंधित जितनी भी लागतें होंगी वो कैसी लागतें होंगी? दीर्घकालीन लागतें होंगी। इनमें अंतर कुछ भी नहीं है, लागतें वैसी है। जस्ट हम उन लागतों के पहले क्या लगा देते हैं? एल लगा देते हैं, एल फॉर लॉन्ग रन। और यदि हम अल्पकाल के आगे लिखें तो हम लिख सकते हैं एस, एस फॉर शॉर्ट रन। अर्थात एसएमसी का मतलब हो जाएगा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और एलएमसी का मतलब हो जाएगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम फिर क्या कहेंगे? दीर्घकालीन सीमांत लागत। देखिए, दीर्घकालीन सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है? परिभाषा वही है जैसा हमने एमसी के अंदर या एसएमसी के अंदर पढ़ा। चूंकि अल्पकाल से संबंधित थी, वहां हमने सिर्फ क्या लिखा है? एमसी लिखा है, सीमांत लागत लिखा है, क्योंकि प्रश्न आता है तो सिर्फ सीमांत लागत के नाम से आता है। अब यदि ये दीर्घकाल से संबंधित आएगा तब उसमें फिर लिखा आता है कि एलएमसी। तब इसका मतलब क्या है कि हमें सीमांत लागत के आगे क्या शब्द लगा देना है? दीर्घकालीन सीमांत लागत। क्या कहती है दीर्घकालीन सीमांत लागत? उत्पादन में इकाई परिवर्तन से लागत में होने वाला परिवर्तन। परिभाषा वही है जो हमने सीमांत लागत में पढ़ी थी अल्पकाल में गत क्लासेस के अंदर, कि उत्पादन में इकाई परिवर्तन होने से लागत में कितना परिवर्तन आ रहा है, वही क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। चूंकि दीर्घकाल से संबंधित है इसलिए हम इसको कहते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला भी वही है, TCN माइनस TCN माइनस 1, जो हमने पहले जिसका अध्ययन किया है। अब यदि LMC का वक्र बनाएं तो कैसा बनेगा? ठीक उसी प्रकार का बनेगा जैसा MC का हमने बनाया है, ये मार्जिनल कॉस्ट का बनाया है। यू शेप का वक्र हमने बनाया था कि मार्जिनल कॉस्ट प्रारंभ में घटती है, मिनिमम होती है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से हम y और x अक्ष बनाएंगे। इधर हम उत्पादन की मात्रा की इकाइयां लेंगे। चूंकि हम LMC का वक्र बना रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे? LMC। और आपका वक्र किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से हमारा LMC वक्र बन जाएगा। वक्र वही है, जस्ट हमने क्या लिखा है? L लिखा है, अंतर करने के लिए कि ये किससे संबंधित है? दीर्घकाल से संबंधित है। वक्र दोनों का वैसा ही है, वही फॉर्मूला है, वही इसका वक्र की प्रवृत्ति है। कैसा है? अंग्रेजी के यू शेप का, पहले घटती है, मिनिमम होती है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आती है दीर्घकालीन औसत लागत। जैसा हमने औसत लागत में पढ़ा कि कुल लागत बटा में कुल उत्पादन, ठीक वैसा ही LAC के अंदर है कि कुल लागत बटा में कुल उत्पादन। हमने क्या लगा दिया? AC के पहले L। तात्पर्य क्या है? लॉन्ग रन या दीर्घकाल। तो ये दीर्घकाल से संबंधित लागत है। कौन सी लागत है? दीर्घकालीन औसत लागत है। फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा था, अर्थात LAC का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो वही आएगा TC बटा में Q, अर्थात कुल लागत बटा में कुल उत्पादन। तो ये थी दीर्घकालीन औसत लागत। अब यदि इसका वक्र बनाएं दीर्घकालीन औसत लागत का तो वो कैसा बनता है? ये भी यू शेप का बनता है, लेकिन इसको हम लिफाफा वक्र भी कहते हैं। तो हम इसका अध्ययन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि इसको लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। चलिए हम अध्ययन करते हैं उसका। देखिए, हम इस प्रकार से एक y अक्ष बनाते हैं और इधर हम x अक्ष बनाते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है।
इधर हम उत्पादन मात्रा की इकाइयां ले लेते हैं, इधर हम SAC और LAC ले लेते हैं। SAC से तात्पर्य है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या अल्पकालीन औसत लागत, और LAC से तात्पर्य है दीर्घकालीन औसत लागत। देखिए, किसी भी उद्योग के अंदर एक से अधिक संयंत्र हो सकते हैं वस्तुओं का उत्पादन करने के, और प्रत्येक उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। अब मान लीजिए कि किसी उद्योग के अंदर 3 संयंत्र उपस्थित हैं और तीनों संयंत्रों से संबंधित उनका जो एवरेज कॉस्ट कर्व होगा उसको हम क्या कहेंगे? SAC या अल्पकालीन औसत लागत वक्र कहेंगे। अब यदि हम उनकी यहां संरचना बनाएं तो किस प्रकार से बनेगी? अब हम सबसे पहले बनाते हैं SAC फर्स्ट। ये मान लीजिए हमारा SAC क्या है? फर्स्ट है, अर्थात प्रथम संयंत्र है, उस उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र और उसकी औसत लागत का वक्र SAC फर्स्ट हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरे संयंत्र से संबंधित SAC2 ये इस प्रकार से है, ये दूसरे संयंत्र से संबंधित है SAC2। अब इसी प्रकार से मान लीजिए तीसरा संयंत्र जो है उससे संबंधित जो कर्व होगा SAC3, वो मान लीजिए इस प्रकार का है SAC3। किससे संबंधित है? ये तीसरे संयंत्र से संबंधित SAC3, अर्थात जो उस उद्योग में 3 संयंत्र कार्य कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक का जो औसत लागत वक्र इस प्रकार से है। 3 संयंत्र है तो सबका अलग अलग बनेगा, और U शेप का है तो औसत लागत वक्र की जब हमने अध्ययन किया था तब हमने पढ़ा है कि औसत लागत पहले घटती है, न्यूनतम होती है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बिंदु तीनों वक्रों का क्या है? न्यूनतम लागत बिंदु है। अब इधर हमने क्या लिया है? उत्पादन की इकाइयां ली है। अब हम इसी से रेखांकित करते हुए उत्पादन मात्रा को चिन्हित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये Q1 है, यहां पर हम मान लेते हैं ये Q2 मात्रा है, यहां पर हम मान लेते हैं Q3 मात्रा है, यहां पर हम मान लेते हैं Q4 और यहां हम मान लेते हैं Q5। इसी प्रकार से इन औसत लागत वक्रों पर हम लागत को चिन्हित कर लेते हैं। मान लीजिए ये लागत C1 है इसके न्यूनतम बिंदु पर, मान लीजिए ये यहां पर इस बिंदु पर जहां SAC1 और SAC2 एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ये C2 है, इसको हम मान लेते हैं ये C3 है, इसको हम मान लेते हैं C3, और इसके ऊपर ले जाके यदि जहां इसको टकराती है SAC1 को उसको हम मान लेते हैं C4। इसी प्रकार से इसको हम C5 मान लेते हैं, इसी प्रकार से इसको हम C6 मान लेते हैं, और ये ऊपर जाकर जहां टकराएगी इसको हम C7 मान लेते हैं। हमने लागत और उत्पादन को चिन्हित कर लिया। अब देखिए दीर्घकाल में फर्म क्या करेगी? इन तीनों संयंत्रों में से किसी एक का चयन कर सकती है। यदि तीनों में से करना है न्यूनतम लागत के आधार पर, तो किस संयंत्र का चयन करे? क्या इनमें से किसी संयंत्र का चयन कर सकती है जिससे उसका LAC वक्र नियमानुसार सही हो और उसकी लागत भी क्या हो? न्यूनतम हो। तो उसकी हम चर्चा करते हैं कैसे, किस प्रकार से होगा। देखिए, यदि उस उद्योग को Q1 मात्रा का उत्पादन करना है तो वो कौन से संयंत्र पर रहेगी? SAC फर्स्ट पर। उसकी लागत क्या है? C1 न्यूनतम है, तो Q1 मात्रा जब उसको उत्पादित करनी है तो उसकी लागत C1 न्यूनतम है, और C1 कौन से लागत वक्र का है? SAC फर्स्ट का है। अब यदि मान लीजिए उस उद्योग को Q2 मात्रा का उत्पादन करना है तो Q2 मात्रा उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत कौन सी है? C2 है। अब C2 SAC2 का भी बिंदु है और SAC1 का भी बिंदु है, तो फर्म Q2 उत्पादन के लिए SAC2 या SAC1 किसी पर भी उत्पादन करे उसकी लागत क्या रहेगी? न्यूनतम रहेगी। अब यदि उस उद्योग को Q3 मात्रा का उत्पादन करना है तो देखिए Q3 उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत कौन सी है? C3 है, क्योंकि Q3 उत्पादन के लिए यदि हम ऊपर की ओर जाएं C4 लागत पर, तो C4 लागत कौन से अल्पकालीन औसत लागत वक्र पर स्थित है? SAC फर्स्ट पर।
उत्पादन Q3 ही हो रहा है, लेकिन Q3 उत्पादन C3 लागत जो कि कम है, क्योंकि इस अक्ष पर हमने क्या लिया है, SAC को लिया, लागत को लिया है। तो C3 लागत कम है, C4 लागत ज्यादा है। तो फर्म Q3 उत्पादन के लिए या उद्योग Q3 उत्पादन के लिए कौन से वक्र को चयन करेगा या कौन से संयंत्र का चयन करेगा, जिसका वक्र SAC2 है, क्योंकि Q3 मात्रा के उत्पादन के लिए C3 न्यूनतम लागत SAC2 पर स्थित है। अब उसके बाद चलते हैं, यदि फर्म को Q4 मात्रा, उस उद्योग को Q4 मात्रा का उत्पादन करना है तो न्यूनतम लागत कौन सी है, C5 है। अब C5 C3 पर भी स्थित है, SAC2 पर भी स्थित है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो चाहे तो वो दूसरे संयंत्र का चयन कर ले और चाहे तो वो तीसरे संयंत्र का, लागत क्या रहेगी, C5 पर बराबर रहेगी। अब इसी प्रकार से यदि उसे Q5 मात्रा का उत्पादन करना है तो न्यूनतम लागत क्या होगी, SAC3 पर C6 है और SAC2 पर क्या है, C7 है। चूंकि C3 लागत कम है और C7 लागत क्या है, ज्यादा है, तो Q5 मात्रा के उत्पादन के लिए वो किसका उत्पादन करेगा, कौन से संयंत्र का चयन करेगा, जिसका औसत लागत वक्र क्या है, SAC3 है, अर्थात C6 लागत पर वो Q5 उत्पादन करेगा। अब देखिए इन अलग अलग संयंत्रों के न्यूनतम लागत बिंदु कौन से हैं, C1, C3 और C6 है। अब इनमें से उसे किसी एक संयंत्र का चयन करना हो तो कौन से का करेगा, जहां लागत न्यूनतम होगी। लेकिन लागत न्यूनतम देखिए अलग अलग वक्रों पर है। Q1 उत्पादन के लिए SAC1 पर है, Q3 उत्पादन के लिए SAC2 पर है और Q5 उत्पादन के लिए SAC3 पर है। अर्थात तीन अलग अलग उत्पादन कौन कौन से, Q1, Q3 और Q5 के लिए उसे तीन अलग अलग संयंत्रों का चयन करना पड़ रहा है, क्योंकि Q5 के लिए C6 मिनिमम जो कॉस्ट है कौन से पर है, SAC3 पर। इसी प्रकार से Q3 के लिए SAC2 पर कौन सी लागत, C3। इसी प्रकार से Q1 के लिए कौन से पर, SAC1 पर C1 लागत है। अब मान लो यदि वो इन्हीं तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक दीर्घ काल का उद्योग का बनाया जाए, कैसा वक्र, LAC या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र, तो वो कैसा बन जाएगा, न्यूनतम बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र वैसा बन जाएगा। इस प्रकार से LAC कैसा बन गया, सीधी रेखा बन गया। लेकिन एवरेज कॉस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है, एवरेज कॉस्ट में हमने पढ़ा है कि एवरेज कॉस्ट का वक्र कैसा होता है, यू शेप का होता है। अब ये कैसा बन गया, सीधी रेखा, लागत न्यूनतम को स्पर्श कर रहा है, अर्थात दीर्घ काल में लागत क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन वक्र कैसा बन गया, सीधी रेखा बन गया, यू शेप का नहीं बना। सीधी रेखा का तात्पर्य क्या है, प्रतिफल कैसे हो गए, स्थिर प्रतिफल हो गए। अर्थात जैसे जैसे साधन बढ़ेगा वैसे वैसे स्थिर प्रतिफल के रूप में उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन प्रतिफल कैसा होता है, एसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जब तक एसी घटती है तब तक प्रतिफल बढ़ता है, जब एसी न्यूनतम होती है प्रतिफल अधिकतम होता है, और जैसे ही एसी बढ़ना शुरू हो जाती है वैसे ही प्रतिफल गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां पर स्थिर प्रतिफल के नियम लागू हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एवरेज कॉस्ट वक्र कैसा होता है, यू शेप का होता है, और न्यूनतम बिंदुओं का स्पर्श करने से क्या हो जाएगा, ये सीधी रेखा के अंदर बन जाएगा। अब कैसा वक्र बने कि LAC यू शेप का हो, तो इन संयंत्रों के जो SAC हैं इनको किस प्रकार से स्पर्श करेगा उसकी हम चर्चा करते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि इसको जो लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया कि LAC वक्र यदि हम इसके न्यूनतम बिंदुओं को प्रत्येक संयंत्र के SAC के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करते हुए बनाएं तो कैसा बनेगा, सीधी रेखा के रूप में बन जाएगा। और सीधी रेखा के रूप में बनने का तात्पर्य क्या है, प्रतिफल क्या हो गए, स्थिर दर से बढ़ रहे हैं, अर्थात ये यू शेप वाला इसके अंदर लागू नहीं होगा। अब हम चलते हैं LAC वक्र फिर बनेगा कैसा। चलिए हम सबसे पहले एक y अक्ष बनाते हैं, इधर हम x अक्ष बनाएंगे, इधर हम y अक्ष बनाएंगे, इधर हम SAC और LAC लेंगे, इधर हम उत्पादन मात्रा की इकाइयां लेंगे। अब हम बनाते हैं SAC वक्र, ये हमारा SAC फर्स्ट हो गया,
ये हमारा एसएसी सेकंड हो गया, ये हमारा एसएसी थर्ड हो गया। अब देखिए, जब एलएसी वक्र बनेगा तो वो चूंकि एसएसी वक्रों को स्पर्श करते हुए बनेगा, तो किस प्रकार से स्पर्श करेगा कि उसकी यू शेप की आकृति भी होगी। वो कुछ वक्रों के, हमने यहाँ 3 ही वक्र लिए, एसएसी आप 10-20 जितने भी उसके संयंत्र के अंदर होते हैं वो लिए जा आते हैं इसके अंदर। जैसे तो एलएसी वक्र प्रारंभिक जो होंगे एसएसी वक्र, उनके गिरते हुए भाग को स्पर्श करेगा। एक वक्र ऐसा आएगा जिसके न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करेगा और उसके बाद में वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसके आगे के वक्रों के उठते हुए भाग को स्पर्श करेगा। ये कैसा वक्र बन जाएगा, ये एलएसी, और कैसा बन गया, यू शेप का बन गया। यू शेप से तात्पर्य औसत लागत पहले घटती है, न्यूनतम होती है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एसएसी वक्र जो प्रारंभिक वाले हैं उनके ये गिरते हुए भाग को स्पर्श कर रहा है। एक वक्र ऐसा है जिसके न्यूनतम बिंदु को स्पर्श कर रहा है और आगे के वक्र ऐसे हैं जिनको ये ऊपर उठते हुए भाग को स्पर्श कर रहा है। तो कैसा बन गया, यू शेप का, अर्थात यहां तक एलएसी घटती है उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रतिफल भी कैसे होंगे, जब तक एलएसी गिरेगी तब तक वर्धमान प्रतिफल, जैसे न्यूनतम होगी उस समय प्रतिफल अधिकतम होंगे और जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगी वैसे ही प्रतिफल क्या हो जाएंगे, घटने शुरू हो जाएंगे। और एलएसी वक्र की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, यू शेप की। अब चूंकि ये एलएसी वक्र जो बना है वो एसएसी वक्रों को बाहर से घेरते हुए बना है, तो इस घेरे के कारण इसकी संरचना कैसी हो गई है, लिफाफे नुमा हो गई है, इसीलिए इस वक्र को लिफाफा वक्र भी कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि कौन से वक्र को लिफाफा वक्र कहते हैं, तो एलएसी वक्र को क्या कहते हैं, लिफाफा वक्र कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहो तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र कहते हैं, या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को लिफाफा कर्व कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं, तो चूंकि जो एलएसी कर्व है या जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को घेरते हुए होता है, जिसमें वह कुछ अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के गिरते हुए भाग को स्पर्श करता है और एक औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता है और उसके बाद बाकी जो होते हैं औसत लागत वक्र कौन से, अल्पकाल के, उनके ऊपर उठते हुए भाग को स्पर्श करता है। इसी कारण से इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है, लिफाफे नुमा बन जाती है। तो ये था लिफाफा वक्र। कौन सा वक्र, लिफाफा वक्र। हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि कौन सा वक्र लिफाफा वक्र होता है, तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसएसी वक्रों को घेरते हुए बनता है, कुछ के गिरते हुए भाग को स्पर्श करता है और एक के मिनिमम बिंदु को स्पर्श करता है और कुछ के ऊपर उठते हुए भाग को स्पर्श करता है, जिससे इसकी आकृति यू शेप में हो जाती है और लिफाफा नुमा हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिफाफा वक्र कहते हैं। अब हम चलते हैं कि संयंत्र का इष्टतम संयोग कब होगा, अर्थात किसी संयंत्र की न्यूनतम लागत उसकी कब होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, इष्टतम संयोग कहते हैं। उसका हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। तो चलते हैं हम इष्टतम संयंत्र संयोग पर। क्या होता है इष्टतम संयंत्र संयोग, जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो रहा है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कब होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगी, एवरेज कॉस्ट के, अर्थात जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होगी तब हम कहते हैं कि लागत क्या है, न्यूनतम है। अब चूंकि हमने एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट है उनको 2 प्रकार से लिखा है, एक तो हमने लिखा है एसएमसी और एक हमने लिखा है एसएसी। इसी प्रकार से एक हमने लिखा है एलएमसी और एक लिखा है हमने एलएसी। तो अर्थात न्यूनतम लागत कब होगी, जब एलएमसी एलएसी के बराबर हो और एसएमसी एसएसी के बराबर हो। और ये दोनों लागतें जब आपस में बराबर होगी, अर्थात ये चारों लागतें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, अर्थात एलएमसी बराबर एलएसी बराबर एसएमसी बराबर एसएसी। तो क्या होगा, इष्टतम संयोग होगा संयंत्र का, क्योंकि ये समस्त प्रकार की लागतें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब यदि 1 नंबर का प्रश्न आ जाए
कि साधन का जो संयंत्र का स्तंभ संयोग है उसकी शर्त क्या है, तो हमें क्या लिखना है, उसकी शर्त यह है कि LMC बराबर LAC और SMC बराबर SAC, ये उसकी क्या है, शर्त है। अब उसका हम वक्र बनाते हैं कि वक्र किस प्रकार से बनेगा। उसका वक्र इस प्रकार से बनेगा, इधर हम x अक्ष लेंगे, इधर हम y अक्ष, इधर हम उत्पादन मात्रा की इकाइयां। चूंकि हमें कौन कौन से वक्र बनाने हैं, एक हमें SMC बनाना है, एक हमें SAC बनाना है, एक हमें LMC बनाना है और एक हमें LAC बनाना है। स्तंभ संयोग का स्तंभ संयंत्र संयोग हम बना रहे हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम LAC वक्र बनाएंगे यू शेप का, अभी हमने बनाया है, जिसको क्या कहते हैं, लिफाफा वक्र भी कहते हैं। अब इसके न्यूनतम बिंदु को काटते हुए कौन सा वक्र बनाएंगे, LMC वक्र बनाएंगे। तो ये तो हो गया वो बिंदु जहां पर LMC LAC के क्या है, बराबर है। लेकिन ये स्तंभ संयोग नहीं है, क्योंकि इसके बराबर क्या होना चाहिए, SMC और SAC भी होना चाहिए। अब ठीक इसी जगह पर हम कौन सा वक्र बनाएंगे, इसी जगह पर हम बनाएंगे SAC वक्र। ये हो गया हमारा SAC वक्र जो इसके न्यूनतम बिंदु पर है, और न्यूनतम बिंदु तीनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम बनाएंगे कौन सा वक्र, अब हमारे पास रह गया SMC वक्र। कैसा बनेगा, ये हमारा हो गया SMC वक्र। अब चूंकि ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इस पर देखिए चारों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात इस बिंदु पर क्या है, LMC बराबर LAC बराबर SMC बराबर SAC है, और ये क्या है, इष्टतम संयोग है लागत का और उत्पादन का। और इस बिंदु पर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो रहा है, क्योंकि समस्त वक्र यहां पर अपने न्यूनतम बिंदु ये है इनका, ये इस यहां औसत कर्व को, यहां पर जो मार्जिनल कर्व है वो काट रहे हैं, अर्थात ये कौन सा बिंदु है, न्यूनतम लागत का बिंदु है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे नीचे LAC वक्र होगा, उसके बाद SAC होगा, उसके बाद LMC होगा, उसके बाद SMC होगा। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये था स्तंभ संयंत्र संयोग, जिसमें 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो हमें ये कंडीशन लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न आए तो हमें ये रेखा चित्र बनाते हुए लिखना है, स्तंभ संयंत्र संयोग वह है जहां न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है, अर्थात स्तंभ संयोग बिंदु पर LMC बराबर LAC बराबर SMC बराबर SAC होता है, और ये हमें क्या बनाना है, रेखा चित्र बनाना है। तो ये था विद्यार्थियों लागत की अवधारणा लेसन। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।